नमस्कार। ताल ठोक के की बहस आज शुरू करें उसके पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। ये सभी जवान सीआरपीएफ की 74 बटालियन के थे। हमले में नक्सली जवानों के हथियार भी लूटकर फरार हो गए। पिछले महीने 11 मार्च को सुकमा में ही एक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे और आज एक बार फिर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें सुकमा इलाके में ही 11 जवान सीआरपीएफ के और शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली इन जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले की यह खबर है, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला ये अपडेट दे रहे हैं कि 11 जवानों की मौत हो गई है। 11 जवान इस नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं। तो इस खबर पर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। अब वक्त है ताल ठोके की बड़ी बहस का। क्या कश्मीर में गठबंधन बचाने के लिए पत्थरबाजों से नरमी बरतने की तैयारी हो रही है? क्या कश्मीर में अब पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार पत्थरबाजों की कृपा पर चलेगी? यह सवाल है जिसलिए क्योंकि कश्मीर में पत्थरबाजी अब सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आज कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुले, लेकिन वहां पढ़ाई की जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई। बच्चों के हाथ में कलम के बदले पत्थर थे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। दूसरी तरफ कश्मीर के माहौल को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली। बातचीत के बाद महबूबा ने यह तो कहा कि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बात नहीं हो सकती, लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की बात वो नहीं कह पाई। महबूबा ने यह दावा किया कि अगले 2 से 3 महीनों में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि वो पत्थरबाजों से निपटेंगी कैसे। सूत्रों के मुताबिक महबूबा से मुलाकात के दौरान गृहमंत्री ने उन्हें पत्थरबाजों से कड़ाई से निपटने के लिए कहा, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती के रहते कश्मीर में हालात सामान्य हो पाएंगे? ये वही महबूबा हैं जो भारत के संविधान के दायरे से ऊपर उठकर अलगाववादियों और पाकिस्तान से बात करने की भी वकालत करती। ये वही महबूबा हैं जिन्होंने आतंकी बुरहान वानी को एक और चांस देने की बात कही थी। सवाल यह कि जब केंद्र सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कड़े कदम उठाना चाहती है तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों है? क्या पत्थरबाजों की कृपा पर जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार चलेगी? और यह भी कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पत्थरबाजों की ढाल बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल.के. अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। मुख्य रूप से कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसी पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम सबका मानना है कि राज्य सरकार को आगे 1-2 महीने के अंदर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विशेष ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए और उसके संदर्भ में केंद्र से जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है वो सारा सहयोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। ये कहना कि संघवाद जब तक कि वो आखिरी पत्थर बंद हो जाएगा फिर बात होगी, ये कभी होने वाला नहीं है और बातचीत के ही से ही कोई हल निकल सकता है। मगर बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होना चाहिए। बातचीत जब हो तो वो उसके नतीजे जो हैं वो ज़मीन पे आने चाहिए। इन्हीं को अपना तरीका बदलना चाहिए और जब तक पीडीपी और बीजेपी सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगले 2-3 महीने में आप जम्मू कश्मीर के हालात को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की हालत बद से बदतर कर दी है। ये उन्हीं की नीतियों का और उनके गलत निर्णयों का नतीजा है कि आज कश्मीर इस हालत में पहुंचा है। वहाँ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और फिर सख्ती से निपटना चाहिए। Uri or anything will keep happening till you resolve the core issue.
These are people who are agitated. There is a freedom struggle going on. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में गठबंधन बचाने के लिए पत्थरबाजों से नरमी बरती जा रही है? दूसरा सवाल, क्या पत्थरबाजों की कृपा से चलेगा बीजेपी पीडीपी का गठबंधन? तीसरा सवाल, पत्थरबाजों की ढाल क्यों बन जाते हैं महबूबा फारूक? चौथा सवाल, कश्मीर के आम लोगों से बातचीत जरूरी है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से? और ताल ठोक के पांचवा सवाल, क्या इंसानियत की बोली समझेंगे पत्थरबाज? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे से बात करने के लिए संबित पात्रा मौजूद हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ होंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। और हमारे साथ शबनम लोन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। कश्मीर से जुड़े मसलों पर अक्सर आप उनको बात करते हुए टीवी पर डिबेट्स में देखते हैं। स्वागत है आप चारों का आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। 1.5 मिनट का समय आप सबको मिलता है, बजर चलता रहता है और जैसे ही 1.5 मिनट पूरा हो जाएगा आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। हम यकीन मानते हैं कि आप लोग एक दूसरे के स्पेस का, समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। संबित पात्रा, पत्थरबाजों की कृपा चाहिए अब आपको सरकार चलाने के लिए वहां? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती जी प्रधानमंत्री से मिली और उसका जो एजेंडा रहा वो सिक्योरिटी का इशू रहा, राम माधव जी ने ब्रीफ भी किया है और खुद महबूबा मुफ्ती ने भी कहा जब तक पत्थरबाजी चलती रहेगी और जब तक गोलियों की आवाज़ बंद नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकता है। और खुद जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं वो तो अब रुकिए, वो अभी कागज़ निकाल के आंकड़े देंगे कि सबसे ज़्यादा लोग अगर मारे गए हैं, पत्थरबाज बच्चे मारे गए हैं, तो वो हमारे कार्यकाल में मारे गए हैं। पैलेट गन्स को हटाने के लिए तो हमारे ऑपोजिशन के लोग कवायद कर रहे हैं। कोर्ट में भी हमने कहा कि ये संभव नहीं है कि पैलेट गन को हम हटा दें। तो पत्थरबाजों को किस सख्ती के साथ निपटा जाए, इस सरकार ने कभी भी उसमें किसी प्रकार की लैक्सिटी, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। हाँ, ठीक बात है, वाजपेयी जी ने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत को लेकर आगे बढ़ने की बात कही है, हम भी उसी को मानते हैं। मगर इंसानियत इंसानों के साथ, इंसानियत हैवानों के साथ नहीं। जमहूरियत उसी के साथ जो जमहूरियत हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानता है। जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को ही नहीं मानता है उसके साथ कैसी बातचीत है? और कश्मीरियत, मैं तो सवाल पूछूंगा, क्या कश्मीरियत में पत्थरबाजी है? नहीं। कश्मीरियत मतलब सूफी संत। कहाँ गया वो कश्मीरियत? अगर वही कश्मीरियत होगा तो हम भी कश्मीरियत को समझेंगे और कश्मीरियत के साथ बातचीत करेंगे। और जहाँ तक बातचीत का सवाल है, इस सरकार ने बार बार कहा है बातचीत उसी के साथ जो स्टेक होल्डर है। और स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर वही है जो भारत के संविधान को सर्वोपरि मानता है और भारत के संविधान पे विश्वास रखता है। जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता है वो हमारा स्टेक होल्डर हो ही नहीं सकता है। ठीक है संबित पात्रा, 1.5 मिनट हो गया, आपने समय का लिहाज रखा, बहुत अच्छी बात है। अभय दुबे जी, फारूक अब्दुल्ला, जिस गठबंधन के आप सदस्य हैं उसके पिता हैं फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जी, और वो किस भाषा में बात करते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कम से कम आज के जो हालात हैं कश्मीर में, कि वो दोनों ये लिहाज रखते हुए कि उनकी बातों से उस अलगाववाद को, उस आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा, फिर बात करें, या अपनी रोटी सेकने का मौका कोई नहीं चूकते? रोहित जी, कांग्रेस अध्यक्षा ने एक सकारात्मक पहल करते हुए शीर्षस्थ नेतृत्व की एक कमेटी बनाई है जिसमें आदरणीय मनमोहन सिंह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, पी चिदम्बरम साहब है, डॉक्टर करण सिंह हैं, अंबिका सोनी जी और कश्मीर का नेतृत्व है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ एक सकारात्मक संवाद कश्मीर से किया जाए और शांति की बहाली हो। मगर जिन बुनियादों पर ये गठबंधन बना है, आप देख लीजिए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, इन्होंने कहा कि हम एक सरकार को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्मार्ट गवर्नमेंट में, एक इथिकल गवर्नमेंट ये होगी। यहाँ तक कि आर्टिकल 370 एफस्पा है और स्पेशल एरिया पर भी इन्होंने विचार करने की बात कही, कहा कि आर्टिकल 370 भी यथावत रहेगा। मगर जब कश्मीर से जैसे ही बाहर ये निकलते हैं तो कहते हैं कि ये
स्वाभाविक गठबंधन है कश्मीर को चलाने के लिए। जो सरकार अपने स्वयं के गठबंधन पर आस्था नहीं रख सकती, उसका विश्वास जीत नहीं सकती, वो जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? जब ये कश्मीर में जाते हैं तो इनके उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि बुरहान वानी का एनकाउंटर एक एक्सीडेंट था, हो सकता था कि दूसरे परिणाम होते अगर हमको पता होता। इनका नेतृत्व हिना भट्ट कहती कि आर्टिकल 370 उठाओ, मैं AK-47 उठा लूंगी। लेकिन जब कश्मीर के बाहर ये लोग आते हैं तब ये वक्तव्य देते हैं कि वहां का समाधान गोलियों से निकाल लो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं। लेकिन जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि पैलेट गन्स की अपेक्षा हमको लेस लीथल वेपन्स को यूज करना चाहिए और उसका एक विस्तृत समाधान वो प्रस्तुत करते हैं, जिसको मैं आगे की सर 1.5 मिनट हो गया, आवाज बंद हो गई है भेजे आपकी, समय पूरा हो गया आपका। शबनम लोन बोलिए अपनी बात। क्या आपको लगता है कि आज़ादी समाधान है कुल मिला के कश्मीर की? तभी पत्थर बंद होंगे जब कश्मीर आज़ाद मुल्क हो जाएगा जैसा आप लोग चाहते हैं? जी रोहित जी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और PDP का जो गठबंधन है ये झूठ, छल और फरेब से भरा हुआ है। एक बात दिल्ली में कहते हैं और एक बात कश्मीर में कहते हैं। मेरा सवाल राम माधव से है, आपने कहा मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, मोहब्बत किससे है आपको और जंग किससे है? एल्यूसिडेट, समझाइए लोगों को। दूसरी बात, महबूबा जी के मेरे पास जब इलेक्शन हुआ था रोहित जी, मेरे पास ये क्लिप है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी 1 महीने पहले, उन्होंने कहा आसमान ज़मीन एक हो, हम बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। मेरे पास है मौजूद, ये क्लिप है। और जो ही वो पावर में आई तो उन्होंने फटाफट बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। और मैं रोहित जी एक बात पे जोर देना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती हर रोज ये कहती हैं वाजपेयी साहब का पीस प्लान। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती उसके पार्ट नहीं थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक फैसिलिटेटर थे, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 12 कमांडर, जिसमें वो अब्दुल मजीद डार थे, वो सब की सारी रंग मारी गई। मेरा सवाल है इस विशाल मुल्क से, क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद जो एक फैसिलिटेटर था, क्या भारत को यही करना था जो असली स्टेक होल्डर थे, जो यहाँ पर पीस समय पूरा हो गया मैडम, आप भी 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी रख नहीं पाई। अगले सवाल में आपके पास आऊँगा, उम्मीद करता हूँ तब पूरी कर देंगे अपनी बात। राकेश सिन्हा फैसिलिटेटर थे अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो शेख अब्दुल्ला क्या थे? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या थी? वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जहाँ से शेख अब्दुल्ला की राजनीति शुरू होती है, उसके 5 ध्येय क्या थे? इन्हीं पत्थर फेंकने वालों को, आज़ादी का नारा लगाने वालों को कानूनी पैरवी मुहैया कराना, जो शबनम लून कराती हैं आज, इन्हीं पत्थर फेंकने वालों को, इन्हीं नारा लगाने वालों को, इन्हीं आज़ादी की बात करने वालों को पैसे मुहैया कराना, मदद मुहैया कराना। तो इसका मतलब जो 2 राजनीतिक पार्टियां वहां पे राजनीति कर रही हैं, वो तो दोनों ही असल में कश्मीर का बंटवारा चाहती हैं, कश्मीर का खून खराबा चाहती हैं। देखिए रोहित जी, इनसे पूछिए कि क्या कश्मीर की समस्या का कारण बीजेपी PDP गठबंधन है या कुछ और है। जब तक कारण के तह में नहीं जाएंगे, उसके 2 कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण यह है कि कश्मीर की राजनीति पर जो लोग आज शिखर पर हैं, वे आम जनता का वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि आम जनता जो OBC के रूप में, शेड्यूल कास्ट के रूप में, जो गुजर के रूप में, मुस्लिम गुजर के रूप में आम जनता है, वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। ये कुलीन लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो जनता की आवाज़ नहीं बन पाते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिसको कांग्रेस और लोन दोनों ही अवॉइड कर रही हैं, 2010 से 14 के बीच में जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चला इस्लाम का, उसका प्रभाव कश्मीर पर आया, जिसका परिणाम था बुरहान वानी जैसे लोग पैदा हुए। और उसे 4 साल तक रोकने की जगह यूपीए सरकार ने क्या बनाया था? इंटरलॉकुटर्स को भेजा था, जिसमें एक इंटरलॉकुटर्स कौन थे? दिलीप पटगांवकर जैसे लोग थे, जिन्होंने कश्मीर में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी कि कश्मीर में हिंसा करने वालों को लेजिटिमाइजेशन करने की बात है। तो आज मुझे लगता है कि कश्मीर में जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। उन्हें लगता है हिंसा करेंगे भी और फिर पूरे देश भर में हाहाकार मचेगा, इनका विश्वास लूटो। अरे किस बात का विश्वास लूटें? हार्ड स्टेट की तरह इनका पेश आना चाहिए। और अंतिम बात मैं PDP के लिए कह रहा हूँ
कि सरकार में रहकर और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करने की दोनों बात साथ साथ नहीं चल सकती है। पीडीपी के मंत्रियों को साफ तौर पर जो कथित रूप से कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व कर रहे हैं, अब सरकार की तरह व्यवहार करें, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप पीडीपी को तो धमकी दे देते हैं राकेश सिन्हा, बीजेपी को नहीं देते क्यों? बीजेपी के मंत्री भी तो आज फारूक अब्दुल्ला हो गए हैं। लंदन में कुछ और बोलते हैं, कश्मीर में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। देखिए, उनकी भाषा भी तो वैसी ही है। क्यों नहीं आप अपने मुंह से मांग करते कि लगाइए राष्ट्रपति शासन, छोड़ दीजिए सरकार? बिल्कुल सही है। 30 सेकंड में मैं अपनी बात करना चाहता हूं। देखिए रोहित जी, पोस्ट डिटरेंस का स्टेज पार कर गया। पीडीपी बीजेपी गठबंधन से एक डिटरेंस आया था कि हिंसा कम हुई थी, लोगों को लगा था कि दोनों साथ चलेंगे। उस डिटरेंस को पार करने के बाद जो निश्चिंतता का भाव आया वो गलत था, क्योंकि वास्तव में एक्टिवली उनको रोकने के लिए जो पूरे देश में एक वातावरण बनाया जाता है कि विश्वास लूटो। किसका विश्वास लेते हैं? जो 500-700 लोग पत्थर फेंकने मस्जिद से निकल कर आते हैं, मस्जिद से वो सरमन सुनते हैं, बाहर आके आपने आज की तस्वीरें देखी हैं? उनको विश्वास लूटो। राकेश जी, आपने आज की तस्वीरें देखी हैं? मैं पैलेट करके रोहित जी देखा है मैंने। आपने आज की तस्वीरें देखी हैं? सब स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की वर्दी में, गले में आई कार्ड है, हाथ में पत्थर है। रोहित जी, उसके लिए आप अकेले महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार मानेंगे, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस को जिम्मेदार मानेंगे, या फिर बीजेपी को भी साथ में मानेंगे जिनके पास 2.5 साल से सरकार है? मैं कह रहा हूं कि जो लोग भड़का रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन पर दोनों का ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की बनती है। मैं एक को नहीं कहता हूं, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। एक नीति से चलिए, लेकिन वो नीतियां कहां प्रभावित होती बता रहा हूं। जब अभय दुबे जी और लोन साहब बैठकर एक वातावरण बनाएंगे कि विश्वास नहीं लूटा जा रहा है, वहां के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। कश्मीर में जो लोग सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे इजराइल कर रहा है, जैसे फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है। आप यदि आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते, गोलियां चलाएंगे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते। जब सरकारें कार्रवाई कर पाने की स्थिति में होती हैं, कार्रवाई करती हैं, उनके हाथ में सबूत होते हैं, दस्तावेज होते हैं, तो ये सारी आवाजें अपने आप बंद हो जाती हैं। जेएनयू के मामले में पूरे देश ने देखा, आवाजें कुछ देर के लिए बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जो नारे लगा रहे थे उनको आज तक ये गिरफ्तार कर पाए क्या? जी। अगर ये गिरफ्तार कर लेते, सामने खड़े करते लाके, कानूनी कार्रवाई होती, तो क्या कोई कुछ बोल पाता? नहीं बोल पाता। लेकिन इनकी सरकार के आते ही मसर्रत आलम की रिहाई की बातें शुरू हो जाती हैं, टीवी पे डिबेट्स होती हैं, उसके बाद मजबूरन इन्हें उसे वापस डालना पड़ता है। संबित पात्रा, अगर आप कार्रवाई करते तो आज किसी का मुंह नहीं खुलता और ना ही किसी के हाथ में पत्थर होता। आप लोग भी पूरे समय तुष्टीकरण में लगे रहे, पूरे 2.5 साल आपने निकाल दिया इसमें। बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पर मैं बार बार आपके हर डिबेट में एक कंसिस्टेंट पॉइंट रखता हूँ, मैं आज भी उसको रिपीट करूँगा। और राकेश सिन्हा जी ने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम प्रॉब्लम के मेन जड़ को नहीं समझेंगे तब तक हम डिबेट तो बहुत कर लेंगे, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। और बार बार डिबेट में इसलिए बोलना जरूरी है ताकि जनता तक दिक्कत पहुंचे। मैं माफी चाहता हूँ, बोलने तो आपको पहले कश्मीर प्रॉब्लम जवाहरलाल नेहरू की देर नजर आती थी, अब आपको 4 साल का इस्लामीकरण दिखने लग गया वहां पे। तय तो कर लीजिए प्रॉब्लम की जड़ क्या है फिर। हाँ, तो मुझे अपने तरीके से रखना है ना विषय को। नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम की जड़ क्या है, मैं बता रहा हूँ। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अच्छा ना लगे तो फिर मुझे दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा, मगर मैं अपने तरीके से रखूँ तो सही। आप देखिए रेडिकलाइजेशन। नेहरू जी उस समय तो नेहरू जी चाहते थे कि हैदराबाद भी चले जाए पाकिस्तान के पास, मगर ये तो शुक्र है कि हमारे पास पटेल जी थे जो ये होने नहीं दिए। उस समय पटेल जी से छीन के उन्होंने कश्मीर का प्रॉब्लम को जन्म रखा, उसको जीवित रखा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर सुन लीजिए, अरे क्या बताइए तो सही, किसने कहा हैदराबाद चले जाए और ऐतिहासिक विषय है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नेहरू क्या चाहते थे यहाँ हर कोई जानता है, आप पढ़िए घर में जाके, मगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप उसके बाद बोल लीजिए। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे जब आर्टिकल 370 अबे जी सुन लीजिए ना, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए, इनको पहले बोलवा लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूंगा। अबे जी एक एक करके बोलने तो अच्छा लगता है जी, उनको पूरा कर लेने दें, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा ना, छोड़ के चला तो जाऊंगा नहीं मैं घर अपने यहाँ से। प्लीज संबित पात्रा पूरा कीजिए, फिर अवैध आप बोलेगा और फिर शबनम लोग आपके पास। पूरे विश्व में एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का युग आया है। सीरिया में आज जो हो रहा है, अमेरिका में भी जो हो रहा है, भारत के कश्मीर में जो आज हो रहा है, वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। और उसका जीता जागता उदाहरण जो कि बुरहान वानी का सक्सेसर कासिफ मूसा था, उसने वीडियो बना के दिया कि ये पत्थरबाज, आप अपने वतन के नहीं लड़ रहे हो, आप अल्लाह के लड़ रहे हो, इस्लाम के लड़ रहे हो और कैलिफेट के लिए लड़ रहे हो। और जब हम ये बात करते हैं, बहुत सारी बातें सरकार में रहकर ऐसी होती है कि आके हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है,
वो अंदर खाते करने की आवश्यकता होती है। आपको लगता नहीं है रोहित जी कि हम लोग एक स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं? आप देखिए खुद अभी ये आंकड़े निकालेंगे कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को हताहत कर दिया जो पत्थर फेंकते थे, तो इसी कारण से ये लोग उभर के और ज़्यादा आ रहे हैं। मगर मेन बात इतना है कि जिसमें हमको, कांग्रेस को, शबनम लोन को, सबको एक हो जाना चाहिए कि हाँ रेडिकलाइजेशन हो रहा है। जी न्यूज़ ने भी एक स्टोरी किया था जहाँ पे वहाबिज्म किस प्रकार वहाँ जड़ बनाए हुए है, गांव गांव में मस्जिद बन गया। कैसे बन गया? ये 10 साल में मस्जिद बन रहे थे और जब पूरा शासन आंख बंद करके बैठा था, जिस गांव में खाने के लिए रोटी नहीं थी अच्छी तरह से, वहां करोड़ों खरबों का खर्च करके धार्मिक जिहाद के सामने आपकी सरकार ने घुटने टेक दिए। उस समय भारत की सरकार ने हार मान ली, तो छोड़ दीजिए, फिर बिल्कुल नहीं तोड़ दीजिए गठबंधन। कई राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अब आप नहीं, आप देखिए ना बिल्कुल मैं बताता हूं भाई, जिहाद भी है तो उससे लड़ेंगे ना आप लोग। पॉलिटिकल पार्टीज का डर के बैठे रहेंगे, हमने कुछ किया तो कांग्रेस टोक देगी, तो लड़ तो रहे हैं, कुछ किया तो शबनम लोन कौन डर के बैठा है? अरे ना उनके टोकने वोकने से कुछ नहीं होता है भैया। इनकी हम उन लोगों को जिहादी ताकतों को छोड़ने वालों में से नहीं है। वहाँ पे कोई अपने तरीके से जिहादियों से निपटेंगे और निपट भी रहे हैं। नहीं, और आपको उत्तर दे दूं, मोहब्बत किससे और जंग किससे? आपको उत्तर दे दूं शबनम जी, आप प्रश्न पूछ रही थी ना, मोहब्बत किससे और जंग किससे? सुन लीजिए, मोहब्बत भारत माता से और जंग भारत माता की दुश्मनों से। आप तय कर लीजिए शबनम जी, आप किस तरफ खड़ी हैं? ओके हाँ, तो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, माता के बच्चों से आप तय कर लीजिए आप किस तरफ खड़ी हैं? माता के बच्चों से जंग और प्यार इख्तिदार से, प्यार कुर्सी से। भारत माता की बच्चों, शबनम ये भारत माता के बच्चों के लक्षण हैं। आपके पास आऊंगा, भारत माता के बच्चों के लक्षण हैं। पत्थर फेंकना, क्या बात है? कौन से बच्चे से पत्थर फेंकते रहते हैं? आपको कोई बाहर के लगते हैं? शबनम लोन, अरे छोड़िए, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद से पूछे, जिसने उस वक्त JKLF के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को रिलीज किया था। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। शबनम लोन, अब कहां से पूछूं मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथ में पत्थर हैं? पूछिए उनसे। शबनम लोन, जिनके हाथ में पत्थर हैं वो अलगाववादियों के बच्चे भी नहीं है। भारत माता के तो छोड़ दीजिए, अलगाववादियों के अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये बेचारे गरीब आदमी के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, उनको सड़कों पे उतार देते हैं, अपने बच्चों को पीछे रखते हैं। ये सारे आप इनको भारत माता के बच्चे कह रही हैं? रोहित जी, ये स्कूल, सुनिए, ये स्कूल के बच्चे हैं। मैं कैसे कहूँ मेरा इनसे रिश्ता नहीं है? संबित का वाकई कोई आपकी तो बातों में रिश्ता दिख जाता है साफ-साफ। क्या पत्थर तो बातों में रिश्ते पता लग जाते हैं। नहीं मिला, क्या समझ में आता है? शबनम लोन, आपकी बातों से आपके रिश्ते पता लगते हैं कहाँ हैं। शबनम लोन जी, इन स्कूल के बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है। कायरता की सबसे बड़ी निशानी है। कायरता की इतनी बड़ी निशानी पूरे संसार में देखने को नहीं मिला है। कश्मीर में मासूम बच्चों को सामने रखकर आर्मी पर पत्थर फेंकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पत्थर फेंकते हैं। शबनम लोन एक काम क्यों नहीं करती? ऐसे कायरों को मैं ललकारता हूँ। काम क्यों नहीं करते आप लोग? कायरों को मैं ललकारता हूँ। ऐसे कायरों की आप नेता बनी हुई हैं। ऐसे कायरों का नेतृत्व कर रही है। काम क्यों नहीं करते? शबनम लोन, लड़ने की क्षमता नहीं है। लड़ना है तो लड़े, लड़ना है तो लड़े। मासूम बच्चों को सामने मत प्रोफेसर सिन्हा, महाभारत में एक शिखंडी था। प्रोफेसर सिन्हा, शबनम लोन, एक काम क्यों नहीं कर लेते आप लोग? आप क्यों नहीं जाते खुद पत्थर लेके? छोटे छोटे बच्चों को क्यों उतारते हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? किन छोटे छोटे बच्चों को आप पत्थर लेके आगे खड़े करते हैं कि जाओ बेटा पत्थर मारो फौज को? आप लोग जाइए ना, हिम्मत है तो जाइए, उठाइए पत्थर, चलाइए पत्थर, लगाइए नारा, मांगिए आजादी वहां जाके। ठीक है, स्कूल के बच्चों को खड़ा करते हैं आप लोग। मैं जवाब दूं? दीजिए रोहित जी, मैं जवाब दूं। एक रोहित जी, एक मिनट शबनम लोन को जवाब देने दीजिए प्लीज। एक मिनट शबनम लोन को जवाब देने दीजिए। संबित पात्रा, शबनम जवाब दे दीजिए। मुझे जवाब तो देने दीजिए। ये जो अलगाववादी है, संबित पात्रा उनका जवाब के लिए इंसाइट कर रहे हैं, वो भेड़िए हैं जो शेर का खाल पहन के बैठे हैं। बाघ के खाल पहन के भेड़िए बैठे हैं जो बच्चों को भड़का रहे हैं। शबनम लोन, एक चुनी हुई सरकार है, खाल पहन के भेड़िए जो बच्चों को भड़का रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार है, भेड़ियों से हम नहीं डरने वाले, सरकार वहाँ पे काम कर रही है, भेड़ियों से हम नहीं डरने वाले। और आप लोग जो पत्थर चलवा रहे हैं, जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, नहीं हो जाता है। संबित, अरे बाघ तो केवल इंडिया की आर्मी है। शेरनियों से डरा करो, शेरनियां जब नोचती हैं तो फिर कोई बचता नहीं है। प्लीज छोड़ो, ये इस तरह के शबनम लोन, ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जहां बैठ के चुटकुले सुना रही हैं। प्लीज संबित पात्रा, शबनम लोन, आपकी आवाज बंद है। मैं अभय दुबे के पास जा रहा हूँ। प्लीज अभय दुबे, मुझे एक चीज बता दीजिए। अभय दुबे, वैसे तो आप लोग अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते कि जवाहरलाल नेहरू ने ही शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था। ये भी तो बताया कीजिए कि निकाला किसने था।
यह भी तो बताया कीजिए कि किन परिस्थितियों में ऐसी कौन मजबूरी आन पड़ी थी कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि अलगाववादियों की पैरवी के लिए बनाई गई थी, कांग्रेस उसका दामन थाम के आज तक कश्मीर में कुर्सी पे बैठती आई। क्यों? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? आज भी आप लोग पैरवी करते हैं उनके बयानों की। मैंने आपसे फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर सवाल पूछा, आप सोनिया गांधी की पैरवी करते रहे, फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अरे सुन लीजिए रोहित जी, जो झूठी बातें यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसकी भी सच्चाई एक क्षण को सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, पैलेट गन को लेकर कोई बात नहीं की। राजनाथ जी का वक्तव्य आप जान लीजिए, उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट की, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को इन्होंने स्वीकार किया। वो कहती है कि पैलेट गन की अपेक्षा पावा शेल्स को यूज करेंगे, जो चिली बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, जिसको कि इन्होंने बाकायदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में भी टेस्ट कराया। ये कहते हैं स्टन ग्रेनेड यूज करेंगे जिससे कि थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। ये कहते हैं, सुन लीजिए एक मिनट पात्रा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये कहते हैं कि बुलेट की अपेक्षा हम नॉन पेनिट्रेटिव प्लास्टिक बुलेट यूज करेंगे। ये कहते हैं सॉफ्ट नोज वाले हम टीयर गैस को यूज करेंगे और उसमें प्लास्टिक डाल देंगे ताकि उठाकर फेंक नहीं पाए। और यहां पात्रा जी और इनके विधायक कहते हैं कि गोली मार दीजिए। इनको रेडिकलाइजेशन दिखता है, उस समय नहीं दिखा जब ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का मुंह मीठा करा रहे थे, जब वो पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को बधाई दे रहे थे उनकी चुनाव की जीत के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का लेटर वहां के कलेक्टर ने मसरत आलम के लिए दिया था, इन्होंने उसको ठुकरा दिया, जबकि वहां पर सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार ही थी। महबूबा मुफ्ती जुलाई 16 को यह कहती है कि कश्मीर की समस्या का समाधान मनमोहन सिंह जी के 5 वर्किंग जो ग्रुप का सॉल्यूशन है, जिसमें गवर्नेंस था, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन था, जिसमें डिफरेंट लोगों के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में किस प्रकार समन्वय स्थापित करना, पाकिस्तान से डायलॉग, तो ये सारे विषयों को लेकर वो कहती है। लेकिन जब यहां पर 2016 पाकिस्तान से भाषण आप बड़ा अच्छा दे रहे हैं जी के सम्मुख कहती है, अभय दुबे भाषण आप दे रहे हैं बड़ा, ये बताइए ना जितने साल आप लोगों ने राज किया कश्मीर पे और इस देश में, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपने सॉल्व कर दिया कश्मीर में? इतने साल राज करके आप लोगों ने क्या सॉल्व किया कश्मीर में? 2004 को 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया अभय दुबे के यूथ के 3,000 लोगों को नौकरी देने के लिए, अभय दुबे जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभय दुबे जी 10,000 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए। अभय दुबे जी, कोई आपने एहसान नहीं किया, देश का हिस्सा है वो राज्य, उसका अधिकार बनता है। बिल्कुल नहीं किया आपने, कोई एहसान नहीं किया। आज हो रहा है, लेकिन पिछले 70 साल में आप लोगों ने बताइए कश्मीर की समस्या का समाधान किस हद तक किया? बताइए क्यों नहीं कश्मीर आज तक ओपनली दुनिया मान पाई कि भारत का हिस्सा है उस तरीके से जिस तरीके से बाकी राज्य हैं? क्यों फेल रहे हैं आप लोग इतने साल तक? भारत का अभिन्न हिस्सा है भाषण देने में। कहा सुनिए शबनम लोन को, आपको पता लग जाएगा कितना अभिन्न हिस्सा है। जो एक्सेशन हुआ है, देख लीजिए, एक बात बता दें हम आपको, कश्मीर में जो बुनियादी सवाल है वो क्लोजर इंटीग्रेशन का है। अब ये लोग कहते रहे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, लेकिन हमने धीरे धीरे कश्मीर को भारत के पास लाने की कोशिश की। जब 17-18 मई 1948 को पास नहीं आना था, कश्मीर भारत का हिस्सा है, भाई पटेल के घर हुआ, भारत का हिस्सा रहेगा। यही दिक्कत आप लोगों की जो आपने खुद पैदा की, पहले कश्मीर को दूर देखा और फिर कहा कि हम इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा आज तक ये देश भुगत रहा है। राकेश सिन्हा, हमने तो राकेश सिन्हा, क्या इस समय संघ इस स्थिति में है कि इस देश की सरकार को खुले तौर पे कह सके, चैलेंज करते हुए कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन अलग होना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि जो रोज हो रहा है वो बंद हो? जिस 56 इंच सीने की बात करती रही बीजेपी, वो राज करके दिखाए फिर वहां पे। आप इनको शिखंडी कह रहे हैं, बीजेपी को नहीं कहते, जो महबूबा मुफ्ती की आड़ में वहां कुर्सी तो चाहती है लेकिन मुंह खोलते हुए उनकी घिग्गी बन जाती है वहां पर। देखिए, राष्ट्रपति शासन अंतिम रास्ता होता है और अंतिम रास्ता को तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से विफल नहीं हो जाए। आज महबूबा मुफ्ती दिल्ली आती हैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर। सर 1200 लोग वोट डालने गए थे, 1200 लोगों ने वोट डाला सर, 1200 लोगों ने वोट डाला सर, समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए, असम में नहीं, सुन लीजिए रोहित जी, बाद भी आप कहते हैं लोकतंत्र फेल नहीं हुआ अभी वहां, शहीद चुनाव नहीं, असम में
देखिए, अपवाद स्वरूप की घटनाओं को हमें मुख्य नहीं बनाना चाहिए। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं शबनम लोन जी से। शबनम जी, जिन बच्चों से पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं उन बच्चों को अखबार पढ़ते हैं क्या? जिन बच्चों से पत्थर, क्या आप उसकी निंदा करती हैं? क्या आप मानती हैं कि कश्मीर के अभिनव गुप्त कश्मीर के महान हैं और उनको हम मानते हैं, उनके वो हमारे पूर्वज थे? जब तक कश्मीर की समस्या के प्रति शबनम लोन जैसी नेता स्पष्ट रुख नहीं अपनाती हैं, ये दिल्ली में बैठकर भारत का होकर और भारत के खिलाफ लोगों को बहकाती रहेंगी सत्ता के लिए, शबनम लोन की जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं बीजेपी और पीडीपी की जो अरे अभय दुबे जी, पहले सुन लीजिए। अरे नेहरू जी के बारे में आप सुन लीजिए, जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मेरी बात सुन लीजिए आप। अरे आप तो सुन तो लीजिए। अरे भाई जी, मेरी बात हरिओम शर्मा का तो आप पार्टी से निकाल, एक बात जान लीजिए, जो गठबंधन बुरहान बानी को रिस्पेक्ट देने के लिए राहुल गांधी क्या कर रहे थे? जेएनयू में राहुल गांधी क्या कर रहे थे? कश्मीर की आजादी के नारे जब बंगाल में लगे, जादवपुर में लगे, के लिए गए, जेएनयू में लगा, तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? नारे लगाए। आप यहाँ से फोटो देते हैं कश्मीर के अलगाववादियों को नई दिल्ली में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल दिल्ली में बैठकर कश्मीर की खाद और पानी डालते हैं, पोलराइज कर, खाद और पानी आप डालते हैं, 10 जनपद डालता है, सीताराम येचुरी डालते हैं, शबनम लोन डालती हैं, और कश्मीर की समस्या का निदान हमको ऐसे बुरहान बानियों को गोलियों से उड़ा देने में है। कश्मीर की समस्या का समाधान फ्लावर गन से नहीं है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। पैलेट गन की जगह यदि फ्लावर गन भी देंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। 1 मिनट राकेश जी, एनआईटी में जब बच्चे पिट रहे थे तिरंगा झंडा फहराने के लिए, आपकी सरकार के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहां जाके उन बच्चों से मिलाएं, उनको हौसला बंधाएं कि तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी जान को कोई जोखिम नहीं होगा। बाहर नहीं निकल पा रहे थे वो कैंपस से। इस दम के साथ आप कह रहे हैं कि हम कश्मीर में पत्थरबाजी रुकवा देंगे, पैलेट गन चला लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। सर, अब भी आप कहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, जब डिप्टी सीएम डरता है जाने से एक जगह पर। मैं कुर्सी के मुंह के लिए ये किस्सा कुर्सी का जवाब दे रहा हूं। महाभारत में इसका उत्तर सुन लीजिए, महाभारत में 5 गांव मांगने गए थे कृष्ण, ये 5 गांव नहीं मिला तो महाभारत होगा। यदि इस बार ये अंतिम मौका है, यदि शांति नहीं बहाल होगी तो उनको भुगतना पड़ेगा। जो आतंकवाद के सिरमौर बन के कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये वो भारत नहीं है जो नेहरू और मनमोहन सिंह का भारत। क्या भुगतेंगे राकेश सिन्हा? वहां पे तो रोज लोग मरते हैं, क्या भुगतेंगे? भारत नहीं है। शबनम जी आवाज बदलिए, बदलते हुए परिस्थितियों को पहचानिए। भारत अब उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिस रास्ते पर पाकिस्तान का मैं सफाई उसके 50 दिन बाद महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और 16 अगस्त के बाद आज मुलाकात की। क्या ऐसे कैलेंडर मत बताइए, समस्या का समाधान बताइए। राकेश सिन्हा जी प्लीज एक बार शबनम लोन को बोलने देंगे। अभय दुबे जी, आप कम से कम थोड़ी शांति रखें। राहुल गांधी जाके बैठ गए थे, जेएनयू में नारा लगा रहे थे जो लोग उनकी पैरवी करने, यहां आज आप मुंह खोल के बोल रहे हैं इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तब तो आप लोग नहीं बोल पाए थे, आज आपको बड़ा अच्छा दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि आपके पक्ष में हो रही है राजनीति वहां की। शबनम लोन बोलिए। नहीं देखिए, रुकिए अभय जी, वापस आऊंगा तब जवाब दीजिएगा। शबनम लोन बोलिए। सरकार भाजपा की नहीं चाहती, अब हम लोगों ने बाहर कश्मीर के सर कौन क्या चाहता है सबको दिखता है। आप फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकारें चलाते हैं, शेख अब्दुल्ला को जेल में डालने के लिए पीठ थपथपाते हैं, फिर बाहर निकल के उनकी पार्टी का नाम बदलवा के उनसे गठबंधन करते हैं, और आज हमको ये बताते हैं कि आप बड़ी देशभक्ति कर रहे थे वहां पर। कश्मीर प्लीज सर, प्लीज अभय जी, शबनम लोन को बोलने दीजिए पहले। बोलिए शबनम लोन जी। रोहित जी, अब चलिए, अब हम लोगों ने बहुत बारी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी भी की। एक बात मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती से हटके इसकी तमाम कैबिनेट जो है, अल्ताफ बुखारी, बशारत बुखारी, इमरान रजा अंसारी, मेरा भाई सजाद गनी लोन और वो नईम अख्तर, ये सब के सब कश्मीर में इनको राम माधव के डेली वेजर तस्वुर किया जाता है। श्रीनगर में, कश्मीर में पीडीपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर भाजपा की सरकार है। ये लोग जो हैं खामखा में कैबिनेट में बने हुए हैं। ये जो अल्ताफ बुखारी है, बड़े इसने बयान दिए हैं परसों से, लेकिन आपको मैं एक बात इसकी कहना चाहती हूँ। आपको मालूम है इसका जो एक सिक्योरिटी गार्ड था
वो अचानक इसकी ऑफिशियल रेजिडेंस से एक दिन गायब हुआ। गायब हुआ तो आपको मालूम है रोहित जी कहां पहुंचा? वो बुरहान वानी की डेन में पहुंचा। और उसके बाद 7-8 महीने के बाद ये सारा वाकया होता है। ये आदमी जो है अल्ताफ बुखारी, इसका बैकग्राउंड देख लीजिए, इसकी बिजनेसेस देख लीजिए और इसके लिंक्स हिजबुल मुजाहिदीन के साथ देख लीजिए। ये बीजेपी किसको कहेगी हम राष्ट्र हित में ये काम कर रहे हैं? मैं वसूख से कहती हूँ ये किस्सा कुर्सी का है। अगर राष्ट्र हित में होता तो ये लोग 2 मिनट भी इन पीडीपी वालों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये कैलिफेट करते हैं ना। ये मैं आपको वसूख से कहती हूँ जरा नजदीक से देखिए, शायद कैलिफेट वाले इनको इसी पीडीपी में बहुत नजर आएंगे। और बस मैं क्या कहूँ। ठीक है संबित पात्रा, आपको लगता है पत्थरबाजी का जवाब बतौलेबाजी से हो सकता है, जो आप लोग कर रहे हैं 2.5 साल से? अब थोड़ा सा मैंने शांति से सब नहीं, सब शांत हैं, सुन लीजिए। आप बताइए ना। बतौलेबाजी हो रही है यहाँ और क्या हो रहा है? आप ही लोग चिल्लाते हैं कि मार डाला रे, इतने लोगों को मार डाला। और अब नहीं, आप शांति से सुन लीजिए। मैंने सबको सुना, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये जो पत्थरबाजी हो रही है, कश्मीर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो जो हमारे ओपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग शबनम लोन, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोहित जी, मैं बोल सकता हूँ, या तो शबनम लोन से बुलवा लीजिए, आप लोग बुलवा लीजिए, शबनम लोन से बुलवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। सुन लीजिए ना शबनम जी उनकी बात को। बोले संबित। बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, शबनम लोन प्लीज, पत्थर, शबनम लोन प्लीज, पत्थर आप लोगों ने पकड़ाया तो आपको शर्म आनी चाहिए ना। आप लोग बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं और फिर टीवी पे आके नारा लगाते हैं। पत्थर आप लोग खुद पकड़ाते हैं और फिर टीवी पे आके नारा लगाते हैं। पत्थर मत पकड़ाइए अगर इतने शर्मिंदा है तो। उनकी बात रोहित जी ये गलत बात है, आप हमें बोलने नहीं देते हैं। देशद्रोहियों को लाकर टीवी पे बैठाते हैं और बोलने नहीं देते हैं। मत पकड़ाइए उन बच्चों के हाथ में, क्यों पकड़ाते हैं आप लोग पत्थरों को? देशद्रोही चुप हो जाए प्लीज, देश को एक एक करके। देशद्रोही शबनम जी आपने अपनी बात बोली, कोई नहीं बोला बीच में। देशद्रोही चुप हो जाए तो मैं बोलूंगा ना। हाँ, देशद्रोही चुप हो जाए तो मैं बोलूंगा ना। नहीं, प्लीज देशद्रोही को चुप तो कराएं पहले। देशद्रोही तो तुम लोग बोली जा रही है। वहाँ पर अगर राष्ट्र हित में आपको कहा देशद्रोही, देशद्रोही नंबर 1 शबनम लोन, यू आर अ ट्रेटर नंबर 1। अच्छा, देशद्रोही नंबर 1 है आप। अब चुप होकर सुनिए मुझे। हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल आप देशद्रोही हैं और चुप होकर मुझे सुनिए। महबूबा मुफ्ती के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ये धमकारा, आमिर खान धमकारा बंद करिए, चुपचाप बैठ जाइए। रोहित जी मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये देशद्रोहियों को इतना स्पेस क्यों देते हैं आप? ये देशद्रोहियों को इतना स्पेस क्यों देते हैं? सरकार की आवाज बंद करके देशद्रोहियों की आवाज सुनाते हैं आप। रोहित जी सुनाइए मुझे, आप सुनाइए रोहित जी, आप मुझे कोई परेशानी नहीं। शबनम लोन, शबनम लोन, आमिर खान को ढूंढो, शबनम मुजाहिदीन का कमांडर था, के साथ क्या लिंक्स थे? शबनम लोन, पैसा पाकिस्तान से आता है और यहाँ आके पाकिस्तान से पैसा लेती है, यहाँ चिल्लाती है। संबित पात्रा लेती है पाकिस्तान से पैसा, तो पकड़वा क्यों नहीं लेते जांच करा के इनकी? अंदर क्यों नहीं डलवा देते इनको जांच करा के इनकी? क्यों खुली छूट दे रखी है आप लोगों को टीवी पे बैठने की, नारे लगाने की, पत्थर पकड़वाने की? करवाइए ना जांच इनकी, क्यों नहीं करवाते? सरकार आपकी है, एजेंसियां आपकी है, जांच कराइए, अंदर डाल दीजिए। सब करवा रहे हैं। कैसे खुलेआम घूमते हैं सब कैसे वहां उन लोगों को पैसा मिलता है? कैसे वहां उन लोगों को सहूलियतें मिलती हैं? क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है संबित पात्रा? आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं, उसके बाद आप विपक्ष की तरह बर्ताव करते हैं और फिर कहते हैं आप बतौलेबाजी नहीं कर रहे। अरे आपकी आवाज बंद कर रहा हूं मैं, आपके कुछ नहीं होने वाला। शबनम लोन से बुलवा लीजिए, आपकी आवाज में बंद कर रहा हूं शबनम लोन प्लीज। संबित पात्रा अब मुझे बताइए, मैं मान लिया शबनम आपके कहने से कि संबित पात्रा कह रहे हैं शबनम लोन देशद्रोही हैं। संबित पात्रा अब आप रिटॉरिक में नहीं जाएंगे, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप जवाब देंगे। कोई नहीं, नहीं संबित पात्रा, आप भी चिल्लाना बंद करें। आज आपसे सवाल खड़ा हो रहा है, इसलिए आप भागना चाहते हैं उससे। आपसे सवाल खड़ा है, आप भागना चाहते हैं उससे, इसलिए आप बात को गोल गोल घुमा रहे जलेबी की तरह। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आपने कहा ये देशद्रोही महिला है। अगर ये महिला देशद्रोही है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, कीजिए जांच, पकड़िए इनको, निकालिए सबूत, डाल दीजिए जेल में। कौन रोकता है आपको? बोलते रहती हैं, उसके बाद सारे अलगाववादी वहां पर खुले घूमते हैं। संबित पात्रा, आप लोग केवल टीवी पे बयान देते हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत आपकी सरकारों में नहीं है। ना ना ना, आप चिल्लाना, अरे हो गया। अब मैं टीवी पे बयान देता हूं तो आप भी टीवी पे एंकरिंग करते हैं साहब,
तो इसलिए दोनों हम लोग टीवी पे बोल रहे हैं, इसलिए टीवी को खराब दिखाने की कोशिश मत करें। संबित पात्रा, टीवी खराब नहीं हो रहा, उसकी आप चिंता ना करें। मेरी बात को 2 मिनट के लिए तो आप क्यों बोल रहे हैं कि टीवी पे बयान देना गलत बात है, टीवी पे बोलना नहीं चाहिए? आप भी टीवी पे हैं, मैं भी टीवी पे हूं, ये डिबेट टीवी पे हो रहा है तो हमें बोलने दीजिए ना, मेरा समय है ना, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर जरूर आप शबनम लोन से बुलवा लीजिएगा। तो मैंने तो शबनम लोन जी के बीच में नहीं बोला। बोलिए। नंबर 1, ये बार बार जो हमारे ओपोनेंट्स और आपका सवाल है कि ये अनहोली नेक्सस है पीडीपी और बीजेपी का, और सारे जड़ में, प्रॉब्लम के जड़ में ये नेक्सस है। ये नेक्सस नहीं हो, ये जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार नहीं होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बताइए, एक को 25 सीट मिला, एक को 28 सीट मिला, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनको सीटें नहीं मिली उनकी सरकार होती? उनकी सरकार बन जाती तो ये सब जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा था वो सब ठीक हो जाता। जनाब, ये बार बार हम लोग टीवी डिबेट में सच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको जड़ में समझना पड़ेगा। और ये पूरा विश्व में हो रहा है। ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप पत्थरबाजों को बच्चे बोलते रहेंगे, और ठीक है आप हमसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जनाब। रातों रात जो इतने दशकों से प्रॉब्लम थी उसको आप कहेंगे आपने 1 साल में क्यों नहीं सुलझा दिया। हमने स्ट्रिंजेंट मेजर लिया, पैलेट गन इत्यादि पर हमने स्ट्रांग स्टैंड रखा है, और भी हमारे पूरी तरह से एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बना हुआ है, आगे बढ़ेंगे। अभी जनरल बिपिन रावत ने जो बोला था कि हम इनको ओवरग्राउंड एक्टर्स ऑफ टेररिस्ट मानेंगे, वह भी हम करके आगे बढ़ रहे हैं। बड़े सख्त, पहले हुर्रियत से बात होती थी, हमने उससे भी बंद कर दिया। पहले पाकिस्तान से बात होती थी, हमने उससे भी बंद कर दिया। देखिए, हम सरकार में है, बहुत कुछ हम टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं सकते हैं। नहीं, अब व्हाट्सएप भी बंद कर दीजिए, टेलीफोन भी बंद कर दीजिए, और फिर कहिए टीवी भी बंद कर रहे हैं, दिखाई नहीं देगा वहां क्या हो रहा है, और हम मान लेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया, दुनिया मान लेगी, है ना? तो ये नहीं, ये तो आर्मी, देखिए आर्मी के साथ बैठ के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत करते हैं। आपको लगता है अगर आर्मी का ये सुझाव कि जो 300 व्हाट्सएप के ग्रुप चल रहे थे पत्थरबाजों को इंसाइट करने के लिए, कि ये आर्मी का सुझाव गलत था, तो मैं इसे सही नहीं मानता। आर्मी ने ठीक किया है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं। अगर तमिलनाडु में भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, याद करिए बेंगलोर में भी इंटरनेट बंद किया गया था। जब बेंगलोर में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, उस समय भी वहां इंटरनेट बंद किया गया। हल है आपके पास? इंटरनेट बंद करना ये आप लोग बस ऑपरेटिंग 3.5 साल निकालना चाहते हैं किसी तरह बैठे बैठे? बिल्कुल हल है, और बिल्कुल नहीं। और मैं आपको टीवी पे आज बोल रहा हूं कि इस प्रॉब्लम का हल केवल और केवल मोदी जी की सरकार निकाल सकती है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि रोज हमें इस प्रकार, देखिए आप हमारे इस पे, हम कुर्सी के लिए नहीं मरे जा रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है। हमारे पास 17 चीफ मिनिस्टर हैं, 17 राज्य में हम हैं, एक कुर्सी की हम नहीं मर रहे हैं साहब। और अगर हम रण क्षेत्र में उतरेंगे नहीं, सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी वहां सरकार से भाग जाए। मैं बता रहा हूं, सुनिए, छोड़ दीजिए, इसलिए कौन कुर्सी के लिए मर रहा कौन नहीं, ये अलग दिन की बात है। रोहित सुनिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं समाप्त कर दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, सबकी एक ही चाहत है कि बीजेपी वहां सरकार से हट जाए। हम अगर रण क्षेत्र में रहेंगे ही नहीं, अगर जम्मू की आवाज़ की बात को हम रखेंगे ही नहीं, हम हट जाएं। लोग कहते हैं जम्मू में हिंदू वोट करते हैं और वैली में मुसलमान वोट करते हैं। हर कोई चाहता है जम्मू की आवाज़ जाए ही नहीं, केवल वैली ही कश्मीर है, केवल कश्मीर ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, यही दिखाने की कोशिश है। हम क्यों उस रण क्षेत्र को छोड़ देंगे? तो हम बदलेंगे कैसे? 2 कमेंट्स लूंगा अभय दुबे, राकेश सिन्हा से। शबनम लोन से और कमेंट नहीं ले पाऊंगा, समय खत्म हो चुका है। अभय दुबे, गौरक्षकों को गुंडा बताने में आपको 10 सेकंड नहीं लगते, पत्थरबाजों को बचाने के लिए आप जान की बाजी लगा देते हैं। गुंडा, आतंकवादी छोड़िए, गुंडा नहीं निकलता आपके मुंह से उनके लिए, क्यों? देखिए कौन बचाना चाहता है रोहित जी, मुझे बताइए तो सही। जितने आरोप संबित पात्रा जी ने में जो आजादी के नारे लगा रहे थे, उनको बचाने कौन गया था? कि ये गठबंधन हमारा सफल नहीं है, ये इन्होंने कहा। हर प्रवक्ता कहता था कि अस्वाभाविक गठबंधन है। नहीं, किसी ने नहीं बचाया। देख, सुन लीजिए, फोटो खिंचाने गए थे? था दिल्ली में भी, उनके पास पुलिस थी, केंद्र में भी थी, जिन्होंने नारे लगाए वो आज तक ये प्रशस्त मार्ग उनको देते हैं ताकि उनका नाम लेते रहे और देश में वोट लेते रहे। मुझे ये बताइए कि किसने बुरहान वानी का समर्थन जब इनका नेता कर दे कश्मीर की घाटी में तो वो राष्ट्र प्रेमी हो जाए, लेकिन आज दूसरों को राष्ट्रद्रोही बताते हैं। मुझे बताइए कि सारे इनके प्रवक्ता कहते थे कि यह स्वाभाविक गठबंधन है, इन्होंने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डाला, उठाकर देख लीजिए कि ये हुर्रियत से बातचीत करेंगे। आज कहते हैं कि अलगाववादियों से बातचीत वो लोग करते हैं। अरे आप ही ने तो ये प्रशस्त मार्ग दिखाया वहां कश्मीर का। आज भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कश्मीर के लोगों से, कश्मीर से वो अविभाज्य अंग है, नफरत की अपेक्षा प्यार फैलाइए, सब मिलकर के कश्मीर में सद्भाव का वातावरण पैदा करें। और ये पत्थर मारने वालों को जो आप गोली और पैलेट की बात
सकते गुलाब का हैं फूल दे। तो गृह मंत्री जी का ऑर्डर ऐसे देख क्या कह लीजिए। रहा है? ठीक है। कितनों को पैलेट गन से मारा अभी बताइए आपने पैलेट गन यूज करना बंद कर दिया, इसको स्वीकार कीजिए। एक शांति का अरे आप ही जाके पार्लियामेंट में हाय पैलेट गन चला दिया, आप ही रो रहे थे। बाहर बैठ कर कहते हो कि हमारे केवल एक दूसरे के नंबर काटते हैं, अपने नंबर बनाने आते हैं। टुकड़ों पर पल रहे हैं। राकेश सिन्हा, ऐसा हल है वातावरण कोई? विषय लामत आरएसएस कहेगा बीजेपी से कि लगाओ राष्ट्रपति शासन? मैं छोटा जवाब दीजिएगा 40 सेकंड के। देखिए, मैं इतना कह रहा हूं, कविता पाठ से कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा। कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। मैं शबनम लोगों की एक बात से सहमत हूं। उनको पीडीपी के जो कुछ मंत्री हैं जिनके अलगाववादियों आतंकवादियों से एक संबंध है, उनको चेतावनी देनी पड़ेगी कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना बंद कीजिए। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जब कार्रवाई होती है तो दिल्ली में लोग छाती पीटते हैं। ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोहरा चरित्र नहीं बनाए। आज शबनम लोन वहाँ की मुख्यमंत्री बन जाए, क्या समाधान हो जाएगा? जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ी है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। मालदा में कौन सा कश्मीर है? मालदा में क्या हो रहा है? इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो वहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है कश्मीर की घाटी में। बिना डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन किए कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पीडीपी की सरकार भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखती है वहां पर कि नहीं रखती? नरेंद्र मोदी भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? या फिर ये संघ की लाइन है जो आप रख रहे हैं और बीजेपी यहाँ सत्ता चलाना चाहती है, वहां संघ की लाइन से डिफर कर लेती है, यहाँ पर भी वैसा ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये कहते हुए कि समय आ गया है, हर रोज जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो न केवल डिस्टर्ब करती हैं बल्कि और लोगों में से भी कईयों को शायद उस तरीके की घटनाओं में उग्र रूप से जुड़ने का मौका देती होंगी। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि अब इस पर लगाम लगनी चाहिए।